नक्सल आंदोलन पर जब हम लोग कुछ बात आपस में विमर्श करना चाहेंगे तो यह देखना होगा कि इसका पृष्ठाधार क्या है, इसका वैचारिक उत्स क्या है और इसके उद्गम का स्रोत क्या है, इनकी अवधारणाएं क्या है। तो इस पर बहस कर जब हम लोग करने लगेंगे तो हम लोग पाएंगे कि जब रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति सफल हो गया तो पूरे दुनिया के पढ़े लिखे लोगों का ध्यान गया कि ऐसा हम भी अपने देश में संपन्न कर सकते हैं। तो क्रांति के निर्देशक लेनिन थे। लेनिन ने क्रांति किया इस तरह से कि उन्होंने मार्क्स में जो यथाउचित संशोधन किया। उनका पहला संशोधन था कि साम्राज्यवाद की कड़ी जहाँ कमज़ोर है। उनका दूसरा संशोधन था किसानों के सहयोग से क्रांति होगी। तीसरा संशोधन था कि केवल फौजी क्रांति होगी। इन तीन संशोधनों के बल पर लेनिन ने सफलतापूर्वक रूस में क्रांति संपन्न कर ली और इसी आधार पर जब चे गुएवारा या फिडेल कैस्ट्रो या माओत्से-तुंग या हो ची मिन्ह अलग अलग देशों में क्रांति के शुरुआत किए तो उस क्रांति के निर्देशक लेनिन थे और माओत्से-तुंग या हो ची मिन्ह उसके शिल्पी थे। तो जो बोल्शेविक क्रांति हुआ उसके निर्देशक पूरे दुनिया में लेनिन थे और उनके थिंकिंग का आधार था कि किसान का सहयोग। मजदूर क्रांति का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था। अपने जीवन में इसकी सफलता वे न देख पाए। उन्होंने प्रयास किया पेरिस कम्यून में, मगर वह प्रयास असफल हो गया। तो लेनिन ने विचार किया कि इसको रूस की परिस्थिति में पिछड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे लागू किया जाए कि दुनिया के जो शोषित हैं, दुनिया के जो प्रताड़ित लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, उनके हाथ में राजसत्ता आ जाए और एक ऐसी दुनिया बने जहां लूट हिंसा का वातावरण न हो, सबके बीच में समता हो और पुलिस थाना की ज़रूरत न हो जैसा मार्क्स ने सोचा था। समाज ही सब चीज़ों को नियंत्रित करे, कंट्रोल करे। तो यह कैसे हो सकता है? तो लेनिन ने इस पर विचार किया। उन्होंने इस पर जो अपना निर्णय दिया कि यह एक चरण में संभव न है, इसे कई चरण में करना होगा। तो पहली जो क्रांति होगी वह जनवादी क्रांति होगी और जनवादी क्रांति सफल हो जाने के बाद जब परिस्थिति अनुकूल होगी तो अनुकूल परिस्थिति में समाजवादी क्रांति किया जा सकता है। इन दो क्रांतियों के तजुर्बे से, अनुभव से सुदूर भविष्य में तब मार्क्सवाद की बात आएगी कि मार्क्सवाद के आधार पर, कम्यून के आधार पर समाज कैसे खड़ा हो। तो इस तरह से उन्होंने ज़रूरत के मुताबिक मार्क्स को अपने देश के पिछड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से संशोधित किया। उन्होंने पहला संशोधन दिया मार्क्स में कि जहाँ साम्राज्यवाद की कड़ी कमज़ोर है, रूस में यह कड़ी कमज़ोर थी, तो इस सिद्धांत पर रूस उनको उपयुक्त नजर आया। दूसरा संशोधन, किसान सहयोगी होंगे। उस समय रूस में औद्योगिक व्यवस्था बड़ी लचर थी और किसान बड़ी संख्या में थे। तो यह नारा वहाँ के जनरल मास को अपील कर सकता था, आम जनता को। तीसरा संशोधन दिया कि हथियार बंद क्रांति होगी। जब जार साम्राज्यवादी है, अक्रूर है और अत्याचारी है तो कोई डेमोक्रेटिक ढंग से उसके खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता है। जहाँ डेमोक्रेसी है तहाँ की बात दूसरी है। लेकिन रूस के परिस्थिति में उन्होंने मार्क्स में संशोधन किया कि केवल हथियार बंद क्रांति ही संभव है। ये तीन संशोधन के बल पर और तीन सोसाइटल नारा उन्होंने जो दिया, किसानों को जमीन दो, भूखे को रोटी दो और फौज को विश्राम दो, यह नारा वहाँ की जनता में बड़ी लोकप्रिय हुई। वर्ल्ड वार की परिस्थिति में पूरी जनता, कमाने वाली जनता का बहुमत से भी ज़्यादा सर्वमत युद्ध रोकने के पक्ष में था और किसान जमीन के लिए लालायित थे और बड़ी संख्या में भूखमरी थी चारों तरफ। तो उस परिस्थिति में बहुत बड़ी आबादी जो सिद्धांत से, मार्क्सवाद से लैस न थी, वह भी लेनिन के साथ हो गई। तो लेनिन एक नेशनल हीरो हो गए और सोसाइटल नारा दिया जिसके बल पर कमाने वाली जनता का बहुमत या
आगे बढ़ के कहें तो सर्वमत, इसके आधार पर उन्होंने क्रांति संपन्न कर लिया। और किसान के बेटे जो पेट्रोग्राड में नौसैनिक थे, उन्होंने लीड लिया, और जब वे आगे आ गए तो सरभारा भी खुल करके आंदोलन में शरीक हो गया। और इस तरह से बड़ी आबादी के शरीक होने से रिवॉल्यूशन संपन्न हो गया। तो जब लेनिन ने रिवॉल्यूशन को संपन्न कर लिया, लेनिन क्रांति के निर्देशक हुए, और उसी आधार पर कई देशों में क्रांति के शिल्पी हो ची मिन्ह, चे ग्वारा, फिडेल कैस्ट्रो, माओ त्से तुंग अपने अपने देश के परिस्थिति के अनुसार क्रांति के शिल्पी भी पैदा ले लिए। और चीन की भी परिस्थिति भारत से बड़ी मिलती जुलती थी। वहाँ की बड़ी आबादी किसान थी, औद्योगिकीकरण वहाँ का अधूरा था, और साम्राज्यवाद के रूप में कई साम्राज्यवादी देश चीन के छाती पर थे। जापान था, फ्रांस था, रूस था, अमेरिका था, कई देश की पूंजी वहाँ लगी हुई थी। तो इस परिस्थिति में रूस की जनता बहुत बेहाल थी, परेशान थी। गुलाम तो रूस सीधे सीधे न था, लेकिन कई महाशक्तियों के चंगुल में था। तो वहाँ की जनता भौतिक परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल था, और उस अनुकूल भौतिक परिस्थिति के अनुसार जब माओ त्से तुंग ने भी लेनिन से सीखा कि सोसाइटल नारा देना चाहिए और नेशनल हीरो के रूप में जनता के सामने हम आए, बड़ी आबादी जनता की हमारे पक्ष में रहे, तो इस फार्मूला से उन्होंने भी क्रांति को संपन्न कर दिया। तो जब रूस में क्रांति संपन्न हो गई और चीन में क्रांति संपन्न होने के आसार नजर आए, तो भारत के परिस्थिति में भी यहाँ के लोगों ने सोचना शुरू किया कि उसी रास्ते पर भारत के मुक्ति संग्राम को भी शुरू किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है। तो किस्त किस्त में भारत को ना आज़ाद करके एक ही झटका में आज़ाद कर लें कि जो यहाँ के जनता पर तीन चट्टाने हैं छाती पर, एक पूंजीवाद, एक सामंतवाद, एक साम्राज्यवाद, तीनों से किस्त किस्त में मुक्ति न होकर एक मुक्त मुक्ति हो जाए। तो इस एक मुक्त मुक्ति का रास्ता क्या होगा? तो किसान जो संगठित होंगे राज सत्ता दखल के लिहाज से और मजदूरों के सहयोग से, छोटे टूटपूंजियों के सहयोग से, छोटी पूंजी वालों के सहयोग से जब वो आगे बढ़ेंगे और राज सत्ता दखल करेंगे, तो एक ही साथ साम्राज्यवाद, सामंतवाद और मालदार लोग सब बाबू वर्ग का शासन समाप्त हो जाएगा। तो इस सिद्धांत को भारत में निरूपित स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। तो जब नक्सल आंदोलन का हम उत्स देखेंगे तो हमको देखना होगा कि इसका उत्स स्वाधीनता संग्राम में है। भारत के नक्सल आंदोलन का बीज, उत्स, इसका उद्भव, विचारधारात्मक अवधारात्मक बीज स्वयं स्वाधीनता संग्राम में ही अंतर्निहित है। वह इस तरह से कि किसान क्रांति के सारे सूत्रीकरण, सारे अवधारणात्मक और सारे कर्मात्मक, ये सारी चीज़ें कार्यक्रम के लिहाज से, सिद्धांत के लिहाज से, सूत्रीकरण के लिहाज से, रणनीति रण कौशल के लिहाज से और धारणा के लिहाज से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एडगर सनो के पुस्तक संयुक्त मोर्चा और लेनिन की पुस्तक राज और क्रांति, इन दोनों किताबों को आधार बनाकर भारतीय परिस्थिति में उन्होंने क्रांति का आधार पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसका नाम है क्रांति और संयुक्त मोर्चा। तो नक्सल आंदोलन के बीज उन्हीं सिद्धांतों में मौजूद है, और ठीक इसी सिद्धांत पर इसके विस्तारित रूप से माओ त्से तुंग ने जब चीन में सफलतापूर्वक क्रांति को संपन्न कर लिया, तो किसी को संदेह न रह गया कि भारत ऐसे पिछड़े मुल्क में, किसान के अर्थव्यवस्था वाले देश में, वह रास्ता ही मुक्ति संग्राम का समीचीन रूप है, जिससे एक ही साथ हम किसान क्रांति, स्वाधीनता संग्राम की क्रांति और मुक्ति संग्राम, गरीबों के हाथ में शासन आना, ये तीनों, वार ऑफ लिबरेशन, वार ऑफ इंडिपेंडेंस और वार ऑफ पीजेंट्री, ये तीनों को सफलतापूर्वक हम संपन्न कर सकते हैं। तो इसका प्रयास तेलंगाना में हुआ, लेकिन वो संयुक्त मोर्चा नहीं बना पाए टूटपूंजिया के साथ, और कई कारण से लीडरशिप उनका ढुलमुल रहा। लीडरशिप तीन भाग में था,
एक रूस के बोल्शेविक क्रांति के तरफ था, कुछ ट्राटस्की के तरफ थे, कुछ माओ के तरफ थे, वो डिफिनिट लाइन ले नहीं रहे थे, और कुछ ट्रेड यूनियन के पक्ष में थे, रंदी में। तो लीडरशिप में जो गलतफहमियाँ थी, कन्फ्यूजन थे, विरोधाभास थे, सही लाइन नहीं पकड़ पाए, सही अवसर और उपयुक्त नहीं पकड़ पाए, टाइम और उपयुक्त जगह, और सीमित क्षेत्र में रह गए, तो तेलाना विफल हो गया। पूरे इंडिया में वह फैलाया नहीं जा सका, तो विफल हो गया। तो इन विफलताओं से लोगों ने सीखा, और लोगों ने सीखा, और जब सीपीआई का सिद्धांत आ गया, नेशनल बुर्जुआ, नेशनल डेमोक्रेसी, नेशनल फ्रंट, नेशनल लीडर, नेशनल अलायंस, तो इसके तहत उन्होंने तय कर लिया कि अभी जनवादी क्रांति जो होगी सो पूंजीवादी क्रांति होगी, जनता का जनवाद ना होगा। और इस लिहाज से जब उन्होंने गांधी का, नेहरू का, इंदिरा गांधी का साथ देना शुरू कर दिया, तो निराशा हो गया कम्युनिस्ट पार्टी के एक सेक्शन के अंदर, और निराशा हो गया। और माओ और स्वामी सहजानंद के रूप में विचारधारा मौजूद थी पहले ही से, और एक सेक्शन इन बातों को जान रहा था। आंध्रा के किसान आंदोलन में सहजानंद काफ़ी लोकप्रिय थे, और पूर्वी बंगाल में भी काफ़ी लोकप्रिय थे। उसी आधार पर तेभागा हुआ, 38 में कोमिला में उनका सम्मेलन हुआ था, 45 में नेत्रकोना में मेमन सिंह में उनका सम्मेलन हुआ था। तो बंगाल की जनता भी इसे जानती थी, आंध्रा की भी जनता जानती थी, सिद्धांत छिपे हुए नहीं थे। और नक्सल आंदोलन में दूसरा सेक्शन एक आया जो पढ़े लिखे बाहु वर्ग था, जो रूमानियत से निर्दिष्ट थे। रूमानियत माने रोमांटिक, जिनका एडवेंचर में मन था और अवधारणा को और ये सब को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे थे। तो कई तरह के एलिमेंट मिल करके विद्रोह को शुरू कर दिए, निराश होकर के। यह निराशा और बढ़ गया जब गैर कांग्रेसवाद की सरकारें 67 में आई, और वो भी कुछ नहीं कर पाई। तो यह भी भ्रम टूट गया कि मामला केवल कांग्रेस को हटाने का है। तो लोगों के सामने स्पष्ट पिक्चर आ गया कि मामला कांग्रेस का या ऐसा न है, मामला शासक वर्ग के हटाने का है। और बगैर पूरी तैयारी के एक सेक्शन युद्ध में उतर गया, और युद्ध में उतर गया तो उन्होंने जो प्रारंभिक सूत्रीकरण अपने किए रोमांसवाद के तहत, वे बड़े ही अजीब थे। वो भारत का नाम रखे दक्षिण देश और चीन को उत्तर देश, और दोनों का चेयरमैन एक चेयरमैन, कॉमरेड मौत से तुम चेयरमैन होगा। अपने पत्रिका का नाम भी दक्षिण देश रखे, पार्टी का नाम भी दक्षिण देश रखे। तो यह किसी के गले उतरने वाली बात नहीं थी, लेकिन अब उस समय इसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता था। और फिर अंधाधुंध सफाया किए, तो ये भी कोई ज़रूरत नहीं था। और फिर वो बेमतलब के राष्ट्रीय नेताओं के मूर्ति तोड़े, सुभाष चंद्र बोस के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, रविन्द्रनाथ टैगोर के। तो यह भी जनता को पसंद नहीं आया, और गांव से शहर घेरने के क्रम में वो खुद शहर में आ गए, और शहर में घेर लिए गए और मार डाले गए। तो जैसे पंडित जी का सिद्धांत है कि पानी के औसत में सारे बच्चे पार हो जाएंगे, और कुछ बच्चे डूब गए और उनको समझ में ना आया कि गणित कहाँ गड़बड़ा गया, हिसाब तो बिल्कुल सही है औसत का। कोई बच्चा 6 फीट लंबा था, कोई बच्चा 2 फीट था, औसत अगर आया 4 फीट तो 2 फीट वाला तो बच्चा डूबिया जाएगा। तो उसी ढंग से नक्सल आंदोलन भी अपने सूत्र के ठीक से समीक्षा नहीं किए। यह सूत्र कोई नया न था, इतिहास में बहुत बार आजमाया गया था। राम जी ने भी रावण को घेरा तो गांव से शहर को घेरा, राम जी ने भी सप्लाई लाइन काटा, राम जी ने भी रावण के खिलाफ संघर्ष शुरू किया तो पहले आधार पंचवटी में बनाया, फिर आगे बढ़ करके दंडकारण्य में छापा मार हुआ, और छापा मार के बाद तब लंका पर फ्रंटल अटैक हुआ। तो राम जी का भी देखेंगे तो यह 3 चरण में पूरा हुआ। कृष्ण भगवान को भी अगर देखेंगे तो गोकुल में आधार बनाए, वृंदावन में छापा मार हुआ, और अंत में मथुरा में फ्रंटल अटैक हुआ। जब जनता हाथ में आ गई और जनता कृष्ण को नायक मान ली, तो जनता ही का बेटा फौज में सिपाही था, तो कंस को किसी ने साथ नहीं दिया, वो आसानी से तख्ता पलट हो गया। शिवाजी के भी उत्थान के पीछे ठीक यही नीति है, आधार क्षेत्र, छापा मार क्षेत्र, और लास्ट में फ्रंटल अटैक। तो यह कोई नई बात नहीं है जो मौत से तुमने दिया या यहाँ के नक्सलियों ने उठाया। यह इतिहास द्वारा सिद्ध है। छोटी ताकत जो है बड़ी ताकत से लड़ेगी तो इसी तरह से लड़ेगी। अफगान वार में अंग्रेजों को
पठानों ने बेहाल कर दिया इसी नीति के तहत, या जो रूस को अफगानिस्तान से भी हाल में भागना पड़ा इसी नीति के कारण, और आज इसी नीति के कारण अमेरिका भी अफगानिस्तान में बेहाल है और अमेरिका वियतनाम में भी बेहाल रहा इसी नीति के कारण। तो यह पूरे दुनिया में आजमाया हुआ नीति है। तो नक्सलियों ने चुना रास्ता ठीक है, लेकिन उनका विचारधारात्मक हो गया कि ब्रॉडर अलायंस नहीं बना पाए, वो अपने ही जमात को अलग कर लिए अपने से। किसानों से सहयोग करना था, किसान ही से लड़ बैठे, और ईमानदार बुद्धिजीवियों से सहयोग करना था। जनवादी क्रांति में जब मार्क्सवादी क्रांति करते तब की बात अलग है, जब जनवादी क्रांति करना था तो राष्ट्र नायकों से उलझ गए, समाज सुधारकों से उलझ गए। तो गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, जनता के सेक्शन में हुआ कि कैसे सिर फिरे लोग हैं। तो पार्टी बिल्कुल रसातल में चली गई, ध्वस्त हो गई और लगभग नेस्तनाबूद हो गई। विनोद मिश्रा के खूबी है कि उसने फिर उसी नेस्तनाबूद हालत से, उसी ध्वस्त पार्टी को उसी राख से स्फिनिक्स पक्षी के तरह फिर जिंदा किया। नक्सल आंदोलन के उत्थान और पतन पर विचार करने से पहले हम लोग को एक नज़र उस समय के परिस्थिति पर भी डाल लेना चाहिए। यह परिस्थिति क्या थी? 1940 में जब बंगाल का अकाल हुआ तो करीब 42 लाख आदमी भूख से पटपटा करके 40 और 42 के बीच में मर गए। उसी समय यह स्पष्ट हो गया कि आधुनिक भारत का निर्माण गांधीवाद के आधार पर नहीं हो सकता है, यह विज्ञान के आधार पर होगा। विज्ञान ही इसे जिला सकता है। तो गांधी जो इतने बड़े नेता थे, अचानक पढ़े लिखे लोगों के नज़र में आउटडेटेड हो गए, पुराने पड़ गए। और समाजवाद उस समय की चालक विचारधारा हो गई, जिसके दो नेता सामने आए, एक सुभाष चंद्र बोस, एक जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस बाहर चले गए भारत को आज़ाद करने के लिए और षड्यंत्र के शिकार हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद का अर्थ लगाया कि यहाँ के पूंजीवाद कमजोर है, इसको संरचनात्मक समर्थन मिलेगा सार्वजनिक उद्योग के माध्यम से, और मिश्रित अर्थव्यवस्था को चालू किया और नौकरशाही पर निर्भर किया। नौकरशाही की व्यवस्था अंत में जाके विफल हो गई। तो गांधी भी आउटडेटेड हो गए, फिर नेहरू भी 70 के आसपास आउटडेटेड हो गए। इसके बाद नॉन प्लेन्ड इकोनॉमी लोहिया जयप्रकाश का आया, तो उससे भ्रष्टाचार और बढ़ गया। पहले 10% था, अब 70-80% हो गया। कलेक्टर का भी हिस्सा, डीडीसी का भी हिस्सा, एमएलए का, एमपी का, वो अब काम न के बराबर होने लगा। प्लेन्ड इकोनॉमी खत्म हो गया और अनियोजित अर्थव्यवस्था सामने आ गई। तो जब ये सारे विचारधाराएं ध्वस्त हो गई तो वो निराशा था। तो इस निराशा में नक्सलवाद, जो रोमांटिक ढंग के लोग थे या जो वास्तविक क्रांतिकारी थे, दोनों के मन में एक आशा ऐसा बन के आया, और यह आया कि चीन में जब सफलता मिल सकती है तो भारत में क्यों नहीं। मगर देर से आया, 70 के दशक में आया। अगर यह उसी समय शुरू होता भारत में 30 के दशक में जब चीन में शुरू हुआ था, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ उस समय सफल हुआ जा सकता था। मगर 70 आते आते यहाँ पूंजीवाद बहुत ग्रो कर गया था, 30 वाली हालत न थी। तो एग्जैक्टली उसी सूत्र पर यहाँ क्रांति नहीं किया जा सकता था, स्पिरिट लिया जा सकता था, प्रेरणा लिया जा सकता था। तो यहाँ के क्रांतिकारी उतने परिपक्व न थे, तो ठीक से चीज़ों का सूत्रीकरण नहीं कर पाए। और इस पर चाउ एन लाई की फटकार भी इनको मिली थी। सोमेन मित्रा जब गए थे चीन में तो उन्होंने बताया था कि आप गलत लाइन पर हैं, मेरा चेयरमैन आपका चेयरमैन कैसे होगा, और आप जन संगठन खड़ा करिए। जन संगठन खड़ा नहीं करिएगा तो मुट्ठी भर लड़कों का समूह क्रांति नहीं कर सकता है बिना जन समर्थन के। लेकिन चारू मजूमदार का इतना रुतबा उस समय था कि डर के मारे किसी ने यह बात नहीं कहा कि चीन ने क्या सलाह दिया है। यह बात बाद में छपी, बाद में प्रकाश में आई। तब तक तो पार्टी ध्वस्त हो गई, कुचल दिया गया। तो विनोद मिश्रा के खूबी है कि इन्होंने उस राख से ध्वस्त पार्टी को फिर से खड़ा कर दिया। यह कैसे खड़ा किया?
एक तो उनमें गुण था आत्ममंथन का, आत्मचिंतन का, आत्म अनुशीलन का। अनुशीलन के रास्ते वे लकीर के फकीर नहीं थे और न रोमांटिक थे और न किसी पार्टी लाइन से वो बंधे हुए थे। उनका सीपीआई से कोई ओरिजिन नहीं था। ये स्टूडेंट थे, इन्हीं कॉलेज में पढ़ते थे, जौहर के संपर्क में आए और जौहर के संपर्क में आके क्रांति के ललक से पूरी रिवॉल्यूशन में आए। तो नए सिरे से किसी चीज़ को सोचने का उनमें मादा था और नए सिरे से उन्होंने मंथन किया और नए सिरे से मंथन करके नए सूत्र निकाले। इस नए सूत्र के बदौलत आईपीएफ का गठन हुआ, जन संगठन का। नारी आंदोलन, छात्र आंदोलन, मजदूर आंदोलन, सब में शाखाएं खुल गई और जनता की फिर भागीदारी होने लगी नक्सल मूवमेंट में। तो यह दूसरा दौर आया जब कुचल दिया गया। तो फिर एक छोटे से जगह आरा से शुरू करके और पूरे मध्य बिहार में फैल जाना बहुत कम समय में, और अब तो उत्तर बिहार में भी है और फिर ऑल इंडिया उनका ढांचा है। इसी ढंग के सोच नागी रेड्डी आंध्रा में और नागभूषण पटनायक उड़ीसा में। तो एक व्यापक मोर्चा खड़ा हो गया। शिव कुमार मिश्रा कानपुर में, तो एक व्यापक मोर्चा खड़ा हो गया। तो विनोद मिश्रा की यह खूबी है कि उन्होंने नक्सल आंदोलन के उत्स को तेलंगाना में नहीं देखा, स्वामी सहजानंद सरस्वती के किसान आंदोलन में देखा और सहजानंद सरस्वती के सूत्र उनके जेहन में गहरे तौर पर बैठे हुए थे और गहरे तौर पर बैठे हुए थे। तो उसको उन्होंने नक्सल आंदोलन में अप्लाई करना शुरू कर दिया और अप्लाई करने के दरमियान में पार्टी को जनरलाइज आम जनता के बीच ले जाने लगे और पार्टी पर सशस्त्र लोगों के दबदबा को कम करने लगे, बिना पार्टी को तोड़े हुए, पार्टी के ढांचा को बिना तोड़े हुए सशस्त्र लोगों का दबदबा पार्टी में कमने लगा और बुद्धिजीवी इसमें अट्रैक्ट हुए और कई पत्रिकाएं निकाले और बहुत फैलाव कर दिए। तो फैलाव काफ़ी हो गया। जब इसमें फैलाव करने के दरमियान कई तरह के लोग इसमें आ गए, जेपी मूवमेंट के भी लोग आ गए, कुछ अवसरवादी भी आ गए। तो विनोद मिश्रा अगर जिंदा रहते तो फिर तीसरे दौर में कोई रास्ता निकालते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर किसान और मजदूर की टक्कर बढ़ने लगी। कहाँ किसानों के सहयोग से क्रांति करना था और किसान और मजदूर ही आपस में उलझ गए। एक अति गरीब था और दूसरा गरीब था, तो गांव के गरीब और अति गरीब लड़ गए आपस में और पूंजीपतियों ने, मालदारों ने, सामंतों ने जातीय सेना बना दी। बिहार में रणवीर सेना, कुंवर सेना, लोरिक सेना, परशुराम सेना, किसान संघ रामलखन सिंह यादव का, कुर्मी लोग का भूमि सेना, तरह तरह के संगठन खड़े हो गए। भूमिहार लोगों के रणवीर सेना, डायमंड सेना, मुसलमान लोगों के सनलाइट सेना। तो अब उसमें पैसा देने वाले तो अमीर थे शहर के, लेकिन गांव में जो लड़ रहे थे वो गरीबे थे। तो गरीबे दोनों तरफ से लड़ रहे थे, कभी इनका गांव जल रहा था, कभी उनका गांव जल रहा था। तो यहाँ पर अवरुद्ध हो गए, अवरुद्ध हो गया नक्सल मूवमेंट की। मामला फंस गया था कि सर्वहारा का तात्कालिक हित और सर्वहारा का दूरगामी हित। सर्वहारा का तात्कालिक हित था कि गांव में अतीत में जो अत्याचार हुए थे उसका बदला लिया जाए। आज तो परिस्थिति नहीं थी, आज सामंतवाद उतना मजबूत नहीं था, सामंतीय अवशेष थे, लेकिन पूर्वजों ने हमारी गाली खाई है, उनके पूर्वजों ने गाली दिया है। उस गुस्सा के आधार पर एक जातीय रूप जो लेने लगा तो उसमें नक्सल आंदोलन सिकुड़ते गया और बेवजह के लड़ाई में फंस गया। अब गांव के खेत मजदूर का तात्कालिक हित था कि हम मशीन को गांव में न प्रवेश करने दें, हम खलिहान जला दें खेत मालिकों का, हम ट्रैक्टर जला दें। लेकिन दूरगामी हित तो खेत में पूंजी के प्रवेश ही से है सर्वहारा का। जब तक हार्वेस्टर ना आएगा, ट्रैक्टर ना आएगा, बांध न बनेंगे, नहर न होंगे और गांव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रिजर्वेशन, ये सब काम ना होंगे तो गांव का न विकास होगा, न किसान को राहत मिलेगा और न मजदूरे को राहत मिलेगा। तो उजड़ गया। कहाँ सामंतवाद से पूंजीवाद और पूंजीवाद से जनवाद में जाने की बात थी। अब ऐसा माहौल हो गया लालू जी के राज में कि पूरा बिहार उजड़ गया
और लोग पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली अपने भी बेहाल हो गए और दूसरों को भी बेहाल कर दिए। बाहर में लात जूता काफ़ी खाए, गाली खाए, बदनामी झेले और बिहार सामंतवाद से उल्टी कबीलावाद की ओर बढ़ गया। कहाँ पूंजीवाद की ओर बढ़ता। तो नक्सल आंदोलन को इस परिस्थिति में भारी धक्का लगा। लेकिन इससे एक फायदा हुआ कि जो मजदूर गांव में बंधा हुआ था सामंती संबंधों से, वो झटके में टूट गया, आज़ाद हो गया। और गांव के खेत मालिक भी शहर भाग गए तो पूंजीवादी पद्धति में आ गए। अब वो पुराने सामंत न रह गए अपना जीविका के लिए। उनको कोई ना कोई रोजगार शहर में, टेम्पो चलाना, दवा दुकान खोलना, अखबार की एजेंसी लेना, कुछ न कुछ उनको करना पड़ गया। तो खेत मालिक का भी चरित्र बदल गया और खेत मजदूर भी अब बंधुआ मजदूर न रहे, उन्मुक्त लेबर हो गए, अपना श्रम बेचने को स्वतंत्र हो गए। और जब वो गए गुजरात और वहाँ पर जो तुलना किए बिहार को बंगलोर, तो उनकी आंखें खुल गई। और आंखें जब खुल गई तो वो लौट के आए जो एक ज़माने में लालू के सामाजिक आधार थे। तो उसी आधार ने लालू के कब्र खोद दिया। लालू अपने विरोधियों से चित नहीं हुए, अपने ही सामाजिक आधार के हाथ पिटा गए। तो इसका हुआ कि वह पूंजीवादी मजदूर हो गया। तो बिहार छोड़ने से और बाहर जो लोग भागे और मनी ऑर्डर किए, तो उस रूप में पूंजीवाद बिहार में ग्रो कर गया। तो जब पूंजीवाद ग्रो कर गया तो सामंतवाद के प्रतिनिधि लालू को राजनीति में जगह छोड़नी पड़ी। तो फिर पूंजीवाद का प्रतिनिधि नीतीश कुमार आया। तो लेकिन नक्सल आंदोलन को अभी भी कोई बिहार में ठौर न मिल रहा है। कारण कि इस सूत्र को वो सुलझा नहीं पा रहे हैं कि सर्वहारा के दूरगामी हित और सर्वहारा के तात्कालिक हित, इसमें कैसे अंतर्विरोध को हल करें। अब वो डैम बनाते हैं तो विस्थापित होते हैं, उन्हीं का सोशल बेस। डैम नहीं बनता है तो उन्हीं का सोशल बेस से नीचे कमांड एरिया में खेत सब सूखे हैं। अब इस अंतर्विरोध को सुलझाने का वो कोई रास्ता नहीं निकाले। अगर गांव में कोल्ड स्टोरेज और सब होगा तो पूंजीवाद ग्रो करेगा। पूंजीवाद ग्रो करेगा तो सर्वहारा को हम क्या बताएंगे कि हम पूंजीवाद के एक्सटेंशन ऑफिसर हैं, हम पूंजीवाद के प्रसार करने वाले हैं। पूंजीवाद को न प्रसार होने देंगे गांव में तो फिर गांव कबीलावाद में जाएगा। अब वो बुरी तरह से फंस गए। न्यूनतम मजदूरी का सवाल हल हो गया, इज्जत का सवाल हल हो गया। अब किसी को हिम्मत नहीं है कि गांव के हरिजन महिला को बेइज्जत कर सके। पहले यह आम बात थी, इसे कोई ध्यान में लेता ही नहीं था। और अब है कि यह दूर की कौड़ी हो गई। अब इतने सहम गए हैं जो लोग उस तरह के काम में थे सामंती तौर तरीकों में कि उनको हिम्मत नहीं है। तो इज्जत का भी सवाल हल हो गया है, न्यूनतम मजदूरी का भी सवाल हल हो गया है। और गैर मजरूआ ज़मीन था वह भी दलित लोगों के कब्जे में चला गया है। अब वो लड़ाई को किस मुद्दा पर आगे ले जाएं उनके सामने चित्र स्पष्ट नहीं। तो अब लड़ाई जो होगा सो सरकार विरोधी होगा। लेकिन सरकार विरोधी आंदोलन का कोई सूत्र उनके पास आज नहीं। और सरकार विरोधी आंदोलन चलाने के लिए जो ढांचा चाहिए सो अभी उनके पास नहीं। तो पुराने ढांचा में वो नई काम नहीं कर सकते। तो इस तरह से अवधारणात्मक दिक्कत में भी फंस गए हैं, ढांचा के भी दिक्कत में फंस गए हैं और कार्यक्रम में भी फंस गए। तो नक्सल आंदोलन फिर अब ठहराव पर है। अब जो दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में और झारखंड में या उड़ीसा में, तो यह दिखाई दे रहा है कि दिया बुझने के पहले जो भभकता है यही भभक है। कोई नक्सल आंदोलन का प्रसार नहीं है। वहाँ पर एसआर और जिंदल और मित्तल और टाटा और सब तरह के लोग जो संपदा के लूट में लगे हैं, इसके खिलाफ जो जन आक्रोश है कोई मार्क्सवाद के लिहाज से वहाँ नहीं है। जनता का जो प्रतिरोध संघर्ष खुद ब खुद है उसको ही लीड कर रहे हैं। तो यह आधार उनको मिल गया है। लेकिन इसको आगे टिकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। चूंकि छोटी ताकत है इसलिए बचे हुए हैं, ध्यान नहीं जा रहा है। बड़ी ताकत जब बन जाएंगे लीटे ऐसा, तो लंका में जैसे नेस्तनाबूद कर दिया गया, यहाँ की सेना भी उनको नेस्तनाबूद कर देगी। अभी छोटी ताकत,
यह यहाँ के पूंजीवाद बड़ी विचित्र है, यहाँ के समाज को बांटे रखना चाहता है। तो ऐसे लोगों की उपस्थिति से उनको मदद मिलती है। जैसे भिंडरवाला को उन्होंने खड़ा किया था कि अगर मेरा साथ नहीं दोगे तो भिंडरवाला देश को तोड़ देगा। करुणानिधि पर यही बोलते थे कि अगर नहीं साथ दोगे तो दक्षिण भारत अलग हो जाएगा। न दक्षिण भारत अलग हुआ, न अकाली दल अलग हुआ, न कम्युनिस्ट पार्टी वाले देश को अलग किए, केरला में पावर में आए। लेकिन यहाँ का शासक वर्ग बेमतलब की इन अफवाहों को फैलाते रहता है। तो नक्सली भय दिखा करके और पूरे जनता को दमन के शिकार बनाए देश में, तो हो सकता है उनकी मंशा हो इनको टिके रहने दें। मगर नक्सल आंदोलन अब आगे जब चलेगा तो उसको पुराने ढांचे से निकलना पड़ेगा। अभी पुराने ढांचे से वो निकलने को तैयार नहीं है। और जब मैंने उनके दस्तावेज देखे तो उसके अंदर बड़ी भारी भारी कमियां हैं। जैसे एक उत्पीड़ित राष्ट्रीयता का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत। तो इसे स्टालिन ने किसी खास परिस्थिति में कहा था। रूस को तोड़ना उनकी मंशा नहीं थी। लेनिन बाद में केंद्रीय जनवाद है, लेकिन स्टालिन बाद में केंद्रीयता है, जनवाद नहीं है। तो स्टालिन के किसी विशेष खास संदर्भ में कहे गए बात का हवाला लेके उसको देश तोड़ने का आधार बनाना, तो यह तो आम जनता के गला में उतरेगा ही नहीं। आत्मनिर्णय के अधिकार के आधार पर एक बार कम्युनिस्ट लोग पाकिस्तान बना दिए, अब हम नागालैंड आज़ाद करा दें, अब हम कश्मीर को आज़ाद करा दें, तो फिर देश बचेगा कहाँ, किस तरह से? तो अब उनके काम ऐसे हो जाते हैं जो राष्ट्रद्रोह के समतुल्य हो जाते हैं। तो यहाँ की जो कमाने वाली जनता है, यहाँ का जो ईमानदार बुद्धिजीवी है, यहाँ का जो निचला मध्यम वर्ग है, जो उन्हीं का सामाजिक आधार है, अब इन बातों को समझ ना पाता है। फिर अपने सूत्र में वो लिखे हुए हैं मुजाहिदीन साम्राज्यवाद विरोधी हैं और हम साम्राज्यवाद विरोधी हैं। तो दोनों में एकता के आधार हैं। तो यह सूत्र भी गलत है। तालिबान भी साम्राज्यवाद विरोधी हैं। इससे क्या होता है? तालिबान साम्राज्यवाद विरोधी हैं तो प्रगति विरोधी भी हैं, उस सभ्यता विरोधी भी हैं, संस्कृति विरोधी हैं, परंपरा विरोधी हैं, वो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। तो अब उनका साम्राज्यवाद विरोध अपने मतलब से है। अब एक क्रांतिकारी संगठन इस तरह के दस्तावेज में जब उल्लेखित करेगा तो तय है कि आम जनता का आकर्षण, आम जनता के बहुमत का आकर्षण उनके तरफ न होगा। और जब कमाने वाली जनता के बहुमत उनके तरफ आकृष्ट न होगी, छोटा सा ग्रुप बन के रहेंगे, तो क्रांति कैसे कर सकेंगे? तो ये सब समस्याएं उनके सामने हैं। विनोद मिश्रा जिंदा रहते तो कोई सूत्र निकालते, अब वो जिंदा नहीं। और विनोद मिश्रा के लाइन में सोचने वाला लोग का अभाव है। कुछ लोग थे भी तो सरकार उनको जेल में डाल दी, जैसे कोबट गांधी, बड़े सज्जन आदमी थे। उनकी वाइफ अनुराधा छत्तीसगढ़ के जंगल में मच्छर काटने से मर गई। तो जो नक्सल आंदोलन में सोच सकते थे उन्हीं को सरकार उल्टी दमन के शिकार बना रही। जो आतंकवाद में है उनको न पकड़ रही है, बुद्धिजीवियों को पकड़ रही। तो सरकार भी पता न क्या चाहती है। तो इस ढंग से नक्सल आंदोलन फिर अब एक बार ठहराव में आ गया है।